गुड मॉर्निंग 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देख रहे थे। इन 1995 इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO. The organization had the following objective: to free the trade between countries, to put an end all those discriminatory laws, restrictions, rules and policies that are hurdles in the way of international free trade, and to regulate the global trade with the help of formal multi-party mechanism. 1995 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर साइन किया। उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे कि फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, मतलब किसी भी कंट्री से आप फ्री ट्रेड कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, आपको जो आपने लॉज बनाए हैं अपने देश में कि ये करना पड़ेगा। कोई दूसरी कंपनी अगर दूसरे देश की आती है तो जो आपने उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए हैं वो आपको फ्री करने पड़ेंगे, रिस्ट्रिक्शंस फ्री करने पड़ेंगे, रूल्स एंड पॉलिसीज़ फ्री करने पड़ेंगे। उससे भी जो भी चीज़ हर्डल है, कठिनाई है दो देशों के बीच में व्यापार करने के लिए, वो सभी चीज़ों को आपको फ्री करना पड़ेगा। आपको ग्लोबल ट्रेड रेगुलेट करना पड़ेगा विथ मल्टी पार्टी मैकेनिज्म। जनरल एग्रीमेंट ऑफ टेरिफ्स एंड ट्रेड GATT एक्साइटेड एट इंटरनेशनल लेवल बिफोर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन came into being. It regulated the commerce. In India, there was opposed extreme views about the World Trade Organization. Yet India decided to take its membership. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर जब साइन की हमने, तब इंडिया में उसके बहुत सी क्रिटिसाइजेशन सहनी पड़ी, क्रिटिसिज्म। बहुत से लोग थे जो इसके अपोज में थे। उनको लगता था कि अगर हमने ग्लोबल मतलब फ्री इकोनॉमी कर दी तो बाहर के देश की कंपनियां फिर से हमारे देश में आएगी, फिर से वही व्यापार करेगी, फिर से वो राज्य करती, जैसे ब्रिटिशों ने किया वैसे हो सकता है, फिर हमारे देश की कंपनीज का क्या होगा वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद कंडीशन ऐसी थी और डिमांड, ग्लोबलाइजेशन की डिमांड ऐसी थी कि हमको वो करना ही था। इसीलिए हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर साइन किया। द प्रोविजन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर रिगार्डिंग ग्रांट्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, द सेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ रैपिडली कमर्शलाइज सिंस इंडिया बिकेम द मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हमको ग्रांट मिलेगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ। जैसे हम बाहर के देशों के साथ फ्री ट्रेड का ये रखेंगे पॉलिसी कि ठीक है, हमारे देश में आने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप इंडस्ट्रीज़ लगाओ, काम करो, ये करो वो करो। लेकिन हमने ये नहीं समझा उस वक्त, बाकी लोगों ने जो अपोज कर रहे थे कि अगर हम दूसरे देश से व्यापार करने जाएंगे तो हमको भी यही सिचुएशन लागू होगी। उस देश में हमको भी कोई नहीं टोकेगा, हमको भी कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करने हैं। अगर दूसरे देश का माल हमारे देश में आता है तो हमारा भी माल तो दूसरे देश में जाएगा ही। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड इंडस्ट्रीज़ में जब से हमने साइन किया है, हमको एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, ठीक है, इसमें अच्छे खासे ग्रांट मिले हैं। उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ, ये कमर्शलाइज्ड हुए हैं और अच्छी खासी फैसिलिटी हमारे देश में अवेलेबल हुई है। अलग अलग पैसा यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, सिंस इंडिया बिकेम द मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एज पर द वेरियस रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया हैड मेड considerable improvement in the different area like reduction of below poverty line, population, decline of infant mortality, availability of facilities regarding drinking water and waste water management. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार जब से हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से साइन की है, हमारा रिकॉर्ड वहाँ पर में बहुत अच्छा रहा है। हमने हर बात में तरक्की की है। जैसे पॉपुलेशन, पावर्टी, जो गरीबी है उसको कम किया है, पॉपुलेशन को कम किया है, बच्चों की जो नवजात शिशु है उनकी जो डेथ हो जाती थी जल्द हमारे देश में, उसका प्रमाण बहुत ज़्यादा था, उसको कम किया है। हमने बहुत सी फैसिलिटीज़ लोगों को अवेलेबल करके दी है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट है, ये किया है। इंडिया साइंड द साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट along the lines with of World Trade Organization. India removed the import restrictions of several commodities of SAARC countries. उसी के साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही हमने साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ये भी साइन किया है। ठीक है, उसके साथ सार्क कंट्रीज़, जो सार्क है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें साउथ एशियन कंट्रीज़ का सहभाग है। ये भी एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी हमने साइन किया है। हमने इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन
पूरी तरह से इसमें ख़त्म कर दिए हैं। इंडिया ऑल्सो गिव द डिस्काउंट ऑन इम्पोर्ट ड्यूटीज़। अब हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी पर डिस्काउंट भी देते हैं, जिससे हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो बाहर देशों की। इंडिया ओपनड अप द इंश्योरेंस सेक्टर टू प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके साथ हमने जो इंश्योरेंस था, पहले LIC थी। अगर आप टीवी देखते हो, ये एडवर्टाइजमेंट देखते हो, तब सिर्फ पहले अपने पापा से, अगर बड़े भैया या कोई अगर घर में बड़ा है तो उनको पूछना। पहले LIC एक ही ऐसी कंपनी थी जो इंश्योरेंस देती थी, जिससे हम इंश्योरेंस लेते थे। लेकिन आजकल कितने हैं, बजाज अलायंस है, कोटक महिंद्रा है, हर कंपनी, हर प्राइवेट कंपनी हमको इंश्योरेंस देती है। उनकी अपनी कंपनियां हैं इंश्योरेंस देने की, जो प्राइवेट है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंश्योरेंस जो है वो एक गवर्नमेंटल सेक्टर था, उसको भी ओपन किया और प्राइवेट सेक्टर से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाया। इन दिस वे वी हैव लर्नड अबाउट द जर्नी ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमी। वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम मिक्स्ड इकोनॉमी टू ग्लोबलाइजेशन। इन नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अदर फील्ड। इस तरह से हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने देश से की है। हमारे देश में पहले रेस्ट्रिक्शंस था, फिर हमने धीरे धीरे उसको ओपन अप किया, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन किया। आज हम वर्ल्ड की बहुत अच्छी इकोनॉमी करके आगे बढ़े हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूँगी, आप लिख लेना। ओके, अब हम जाते हैं अपने सिविक्स की ओर या पॉलिटिकल साइंस की ओर। सेकेंड लेसन आपके सिलेबस से कट है, पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड लेसन कट है। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे इंडियाज़ डिफेंस सिस्टम। ओके, इन द लास्ट चैप्टर वी आर स्टडी अबाउट द फॉरेन पॉलिसी, जो हमारा कट है। We have now understand that the primary national interest of the country include defense for the foreign aggression and internal unrest and keeping the border safe. For this, even every session creates a defense system at the national level. किसी भी देश के लिए internal foreign aggression, internal unrest and keeping the border safe, ये तीन बातें बहुत ज़रूरी होती है। मतलब फॉरेन एग्रेशन मतलब किसी बाहर देश का हमारे देश पर हमला, उससे हमारी सुरक्षा। दूसरा, अगर देश के अंदर कोई अनरेस्ट है, कोई दंगे फसाद हो रहे, तो उसको कम करवाना, बंद करवाना और फिर सुरक्षा और शांतता प्रस्थापित करना, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे देश की बॉर्डर्स को सुरक्षित रखना, ये उतना ही ज़रूरी है। सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम ये तीन चीज़ों को कभी निगलेक्ट नहीं कर सकते। और इसीलिए हर नेशन अपने आप में डिफेंस सिस्टम क्रिएट करता है एट नेशनल लेवल पर डिफेंस सिस्टम क्रिएट करता है। नेशनल लेवल मतलब पूरे नेशन की एक ही आर्मी होती है, हर एक स्टेट की अलग अलग आर्मी नहीं होती है। ठीक है, इंडिया हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड सच अ सिस्टम। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर एंड स्टडी द चैलेंजेस इट फेसेस। इंडिया ने भी इसी तरह से अपनी आर्मी तैयार की है। हम जाएंगे अभी इस लेसन में, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे और उसके सामने क्या चैलेंजेस है, क्या कठिनाइयाँ हैं, वो भी हम देखेंगे। द इंटरनेशनल सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ सोवरेन नेशन. Even if they cooperate with each other, sometimes there are conflict between these sovereign nations. There are disputes between nations over boundaries and sometimes conflict emerge between them over water sharing. Some other reason for conflict could be not following the terms of international treaties, consulting companion against each other and influx the refugees from neighboring countries. Whenever such a conflict of interest arises between nations, it is sought to be resolved, compromises or discussion. But when such efforts are not enough to resolve the conflict, the nation may even think of war. ठीक है, इसका मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ हमारी बाउंड्रीज शेयर करते हैं दूसरे देशों के साथ। हम सभी सोवरेन नेशन हैं। ठीक है, हमारी इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो पूरी सोवरेनिटी पर है, जियो और जीने दो।
लेकिन कभी हम एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं, अच्छे से रहते हैं। लेकिन कभी कभी हाँ इन सोवर्जियन नेशंस में कॉन्फ्लिक्ट्स तैयार हो जाते हैं, कुछ वाद तैयार हो जाते हैं। ये वाद कैसे होते हैं? सबसे पहले बाउंड्रीज पर, उसके बाद वाटर शेयरिंग पर, जैसे हमारी और भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी होकर बहती है, ठीक है, पहले भारत से बहती है फिर पाकिस्तान जाती है। तो सिंधु नदी का कितना पानी इंडिया को मिलेगा और कितना पानी पाकिस्तान को मिलेगा, इसके लिए हमारे और पाकिस्तान के बीच में वाद चालू है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, संवाद नहीं है, वाद विवाद चालू रहता है। पाकिस्तान कहता है हमको ज़्यादा पानी चाहिए, इंडिया कहता है हमको ज़्यादा पानी चाहिए। तो इस तरह से भी वाद होते हैं। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट कुड बी नॉट फॉलोइंग द टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़। कभी कभी दोनों देशों में ट्रीटीज़ होती है, जैसे भारत और पाकिस्तान में ट्रीटी हुई थी कि हम शांतता, दहशतवाद को ख़त्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमेशा ही होता है। लेकिन हर बार पाकिस्तान ट्रीटी साइन करता है, करार साइन करता है, पेपर साइन करता है और फिर से दहशतवादी हमला करता है। इसका मतलब है वो अपना इंटरनेशनल ट्रीटी, अब पाकिस्तान हुआ तो क्या हुआ, भारत से लग के, लेकिन क्या हुआ, वो दूसरा देश है, मतलब इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। तो इंटरनेशनल ट्रीटी हुई, इंटरनेशनल करार हुआ कि हम एक दूसरे के साथ शांतता से रहेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे शांतता पर साइन करते हो और उधर दहशतवादी हमला करवाते हो, इसका मतलब आप इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल करार का अपमान कर रहे हो। ये भी एक कारण होता है। उसके बाद कॉन्स्टेंटली कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है, उसके साथ एक दूसरे के साथ कम्पीट करना। उसके पास ज़्यादा हथियार है, मेरे पास भी रहने चाहिए। उसके पास ज़्यादा आर्मी है, मेरे पास भी रहनी चाहिए। उसके पास ये ज़्यादा है, मेरे पास नहीं। इसका मतलब है एक दूसरे से कम्पीट करना। ये भी कॉन्फ्लिक्ट का, वाद का कारण हो सकता है। उसके बाद रिफ्यूजीज़ को लेके, जैसे बांग्लादेश और इंडिया में जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ था तो मैंने बताया था कि रिफ्यूजी की प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हमने बांग्लादेश से कहा था कि अपने लोगों को वापस लो, लेकिन बांग्लादेश ने सुना नहीं। ये भी कारण मेन होता है कि दो देशों में वाद होता है, ठीक है। Whenever such a conflict interest arises between nation, it's sought to be resolved। और ऐसे अगर वाद विवाद दो देशों के बीच में होते हैं तो वो रिसॉल्व होने चाहिए। ये भी हमने देखा, शांततापूर्ण भाग से रिसॉल्व होने चाहिए, वो भी सही है, ठीक है। और उसके लिए हम एफर्ट भी लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, डिस्कशन भी होता है दो देशों के बीच। लेकिन बावजूद इन सब के कभी कभी ये जो वाद है कि विवाद बन जाता है और सुलझता नहीं। उस वक्त हर नेशन वॉर के बारे में सोचता है, लड़ाई के बारे में सोचता है। When a nation attacks another and challenges to sovereignty of latter, it endangers the security of nations. Such challenges are created due to the military power of aggressive nations. In any situation, the nation's first duty and responsibility is to keep the security system always well prepared and ready. और ऐसे में क्या होता है, जो एग्रीटेशन पावर होता है जिस नेशन का, जिसको लगता है कि मैं चढ़ाई करूँगा, वो क्या करता है, दूसरे देश पर चढ़ाई करता है, आर्मी भेजता है। जैसे चीन इंडिया पर, इंडिया ने चीन पर कभी आर्मी नहीं भेजी, हमेशा चीन ने ही इंडिया पर आर्मी भेजी है, क्योंकि वो एग्रीटेशन है, एग्रेसिव है, ठीक है, जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको, नहीं उसको डिस्प्यूट सॉल्व करना, तो वो फट से आर्मी भेज देता है। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, हमको चाहिए कि इस तरह से अगर हमारे कोई नेबरिंग कंट्री है तो हम अपनी जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको वेल प्रिपेयर्ड और रेडी रखें। क्योंकि किसी भी हाल में देश कौन से भी परिस्थिति में हो, खाना हो ना हो, भूखमरी क्यों ना हो, हेल्थ इशू क्यों ना हो, एजुकेशन इशू क्यों ना हो, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो नेशन का सबसे पहला काम है कि अपने देश की बाउंड्री की सुरक्षा करे। अगर देश सही सलामत है तो लोग सही सलामत है, और अगर लोग सही सलामत है तो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं हम कभी ना कभी तो सॉल्व कर ही लेंगे। लेकिन अगर देश सुरक्षित नहीं है मतलब लोग सुरक्षित नहीं है, और अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो काहे का प्रॉब्लम रहेगा, है ना। इसलिए सबसे पहले देश की सुरक्षा ज़रूरी है, और इसीलिए हमको चाहिए कि हम अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को हमेशा वेल प्रिपेयर्ड और रेडी रखें। वेज टू सेफगार्ड द नेशनल सिक्योरिटी। National security is closely connected with the geography, because national security is more likely to be endangered by nations who are geographically closer. A nation must assess
the threat of to its geographical boundaries and the source of that threat. अब नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तब वो जोग्राफिकल प्रॉब्लम होता है, मतलब हमारे देश की जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ है उसकी सुरक्षा करना, ठीक है। और ये जोग्राफिकल जो बाउंड्रीज होती है ना देश की, इसको हमेशा धोखा ही रहता है। इन ऑर्डर टू कीप दैट दिस थ्रेट बाय एट बे द नेशन हैज़ टू इंक्रीज द मिलिट्री माइट। और अगर हमको इस थ्रेट से, इस भय से उजागर होना है, उभरना है, तो हमको अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को एकदम मिलिट्री माइट मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, हमारी मिलिट्री को ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। द नेशन हैज़ टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू प्रेडिक्ट द थ्रेट, टू बिल्ड अ वेपन सिस्टम एंड मॉडर्नाइज द एंड अपडेट द डिफेंस फोर्स। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपना जो डिफेंस फोर्स है उसको बिल्कुल तगड़ा रखना पड़ेगा, एकदम मॉडर्न रखना पड़ेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनको देनी चाहिए हमको, ठीक है। उसके साथ अच्छे वेपन्स देने चाहिए, वेपन सिस्टम चाहिए, और मॉडर्नाइज और अपडेट करते रहना चाहिए हमारे फोर्सेस को। रिसॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट बाय टेकिंग रिसोर्स ऑफ वॉर in order to safeguard the national security, bring internal peace into danger. Hence, some nations try to get the support of other nations to manage the threat of their national security. अब हम जब वॉर की बात होती है तो जब दो देशों में वॉर होता है तो जागतिक शांतता वैसे भी धक्के में, खतरे में होती है। तो ऐसा ना हो इसलिए वो जो नेशन है जो वॉर में शामिल है वो दूसरे देशों की मदद या सलाह लेने की कोशिश करते हैं। इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम। इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम इंक्लूड आर्मी, द नेवी एंड द एयर फोर्स, द थ्री फोर्सेस दैट डिफेंड द कंट्री। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इज ऑन द आर्मी, whereas the navy protect the coastline. Air force is in the charge of protecting India's airspace. द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल और थ्री फोर्सेस। इंडिया की सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास है आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। आर्मी का काम है कि वो हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ की रक्षा करे पृथ्वी की। नेवी का काम है कि वो हमारी कोस्ट लाइन मतलब समुद्री तटों की रक्षा करे। और एयरफोर्स का काम है कि वो हमारे एयर स्पेस की रक्षा करे, ठीक है। और ये जो तीनों हमारे ये है फोर्सेस है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में होते हैं। द इंडियन आर्मी इज़ वेरी बिग, इट इज़ द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट। इट्स चीफ इज़ नोन एज जनरल, द चीफ ऑफ नेवी इज़ नोन एज एडमिरल, while the chief of air force is known as air chief marshal। हमारी आर्मी वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट आर्मी है, ठीक है। और आर्मी के जो चीफ होते हैं, आर्मी के जो जियोग्राफिकल बाउंड्री की रक्षा करते हैं, तो उसके जो चीफ होते हैं उनको जनरल कहा जाता है, ठीक है। नेवी के जो चीफ होते हैं उनको एडमिरल कहा जाता है, और एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं उनको एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। दीज 3 चीफ आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये तीनों जो चीफ है मतलब आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ, ये प्रेसिडेंट चुनते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। द डिफेंस फोर्स कैन नॉट टेक एनी डिसीजन अबाउट वॉर और पीस विदाउट द consent of the president, because the latter represents the civil power. In the democracy, civil leadership is considered superior to military leadership. अब होता ये है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है डिफेंस सिस्टम के, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, ठीक है। कोई भी बात डिफेंस मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बिना प्रेसिडेंट को बताए नहीं कर सकती। उनको अगर वॉर करना है तो भी वो प्रेसिडेंट से पूछेंगे, अगर उनको पीस शांतता चाहिए तो भी वो प्रेसिडेंट से पूछेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट सिविल पावर का उच्चांक है। सिविल पावर मतलब हम लोगों ने प्रेसिडेंट हमको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो और डेमोक्रेसी में सिविल लीडरशिप सुप्रीम माना गया है मिलिट्री लीडरशिप पर, मतलब मिलिट्री वही करेगी जो प्रेसिडेंट कहेंगे, और प्रेसिडेंट हमको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आर्मी हमारी बात सुनेगी। Many measures are taken so that all 3 defense forces in India's security system are adequately modernized. For this, some research institutions have been
set up. Many training institutes have also been set up in our country to train the personnel of all ranks of our defense forces so that they can perform their task completely. For example, the National Defense Academy NDA at Pune and National Defense College NDC at Delhi. अब इन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए हमने कुछ अच्छी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तैयार किए हैं जिनमें इनको रैंक्स मिलती है। दो यहाँ पे हमको दिए हैं, एक NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी जो पुणे में है और नेशनल डिफेंस कॉलेज NDC जो दिल्ली में है। उसके अलावा हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स भी होती है। पैरामिलिट्री फोर्स मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या फिर हम जिसको बोलते हैं कि जो डिफेंस फोर्स को सपोर्ट करती है। एयर फोर्स को जो सपोर्ट करेगी अलग से एक फोर्स, उसके बाद नेवी को जो सपोर्ट करेगी वो एक अलग से फोर्स, एयर फोर्स को हमारी आर्मी को जो सपोर्ट करेगी वो एक फोर्स, ठीक है। There are paramilitary forces to help the defense forces in India. They are neither completely military forces nor comparatively civil forces. Hence, they are called paramilitary forces. ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो डिफेंस फोर्स को हेल्प करने के लिए है। ये पूरी तरह से डिफेंस सिस्टम का भी हिस्सा नहीं है और पूरी तरह से ये सिविल फोर्स का भी हिस्सा नहीं है। ये बीच का मतलब ऐसे सपोर्टर्स है जो डिफेंस को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इनको पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता है। देयर मेन टास्क टू हेल्प द डिफेंस फोर्सेस। इनका मेन काम है डिफेंस फोर्सेस को, चाहे वो एयर फोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, इनको सपोर्ट करना। द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, कोस्ट गार्ड, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स आर सम ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्स। उसमें से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये एक है, कोस्ट गार्ड है जो नेवी को सपोर्ट करता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कोर्स आर्मी को सपोर्ट करेगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, इसका नाम आपने सुना होगा। अगर लोगों में देश में अंतर्गत दंगे हो रहे हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो इनको बुलाया जाता है। रैपिड एक्शन फोर्स RSF ये भी एक है, ये पैरामिलिट्री फोर्स है। द पैरामिलिट्री फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इम्पॉर्टेंट लोकेशन लाइक रेलवे स्टेशन, ऑयल डिपोट्स, वाटर रिजर्व्स एक्सेट्रा। ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है इनको क्यों तैयार किया? क्योंकि सिक्योरिटी, लोकेशन को सिक्योरिटी देनी है। जैसे हमारा रेलवे स्टेशन हो गया जहाँ से मिनरल ऑयल निकलता है वो पॉइंट हो गया, वाटर रिजर्व पॉइंट हो गया यहाँ पे। सिमिलरली दे प्ले एन रोल ऑफ मैनेजमेंट इन डिजास्टर, वेदर नेचुरल और मैन मेड। उससे भी ज़्यादा ये लोग हेल्प करते हैं जब नेचुरल डिज़ास्टर होता है या मैन मेड डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर मतलब भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तब इनकी ज़रूरत हमको पड़ती है, लोगों की ये हेल्प करते हैं। मैन मेड डिज़ास्टर मतलब दंगे हो गए या लोग एक दूसरे पे लड़ाई कर रहे हैं या फिर ये निकाल रहे, जुलूस निकाल रहे, उसमें अगर दगड़ फेंक वगैरह कुछ हो रही है तो वहाँ भी ये लोग काम करते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कंट्रीज इंटरनेशनल बॉर्डर्स ड्यूरिंग पीस टाइम एंड रेस्ट विद द पैरामिलिट्री फोर्स। The responsibility of protecting the country's international border during the peace time also rests with the paramilitary forces. अगर पीस टाइम है मतलब किसी से युद्ध नहीं हो रहा तो उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है पैरामिलिट्री फोर्स अपने बाउंड्री की सुरक्षा करने की। अगर पीस है तो, अगर वॉर सिचुएशन है तो फिर डिफेंस लेगी। The border security force perform tasks like creating a sense of security in minds of people living in the area near the border, preventing smuggling, patrolling in the border, etc. ये जो border security force है, ओके, इसका अगर उदाहरण आपको देना है तो आपने ये देखा होगा कारगिल नहीं, कौन सा, बॉर्डर फिल्म देखी है आपने? उसमें सुनील शेट्टी जो है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अधिकारी, उसको बताया है, ठीक है। ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये बॉर्डर के लोगों को सेंस करती है सिक्योरिटी का, मतलब आप सिक्योरिट हो, क्योंकि बॉर्डर पे जो गांव होते हैं वो हमेशा अनसिक्योर्ड रहते हैं, कभी भी वॉर जोन में आ सकते हैं, तो ये लोग बहुत डरे हुए होते हैं। तो ऐसे में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनको ये करवाती है, एक भावना देती है कि आप सिक्योर्ड हो, हम हैं यहाँ पे। उसके साथ प्रिवेंटिंग स्मगलिंग, जो बॉर्डर पे स्मगलिंग होती है उसको प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद पेट्रोलिंग द बॉर्डर, पेट्रोलिंग ऑफ बॉर्डर मतलब ये
तो गाँव जो बॉर्डर के गांव है वहाँ पे घूमना, उन लोगों की प्रेजेंटी लेना, कौन नया है, कहाँ से आया है, कौन गया है, ये सब कुछ देखना। और हाँ, वो पिक्चर बॉर्डर नहीं था, वो पिक्चर है रिफ्यूजी पिक्चर में जो सुनील शेट्टी को दिखाया गया है, जिस बॉर्डर का, जिस सिक्योरिटी इसका वो ये है, डिफेंस का वो मेंबर है, वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। द कोस्ट गार्ड हैज़ बीन क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट इंडियाज ओशनिक बॉर्डर। द कोस्ट गार्ड कैरीज आउट टास्क लाइक प्रोटेक्टिंग द फिशिंग ऑक्यूपेशन विथ इंडियन मार्टिटाइम बॉर्डर, प्रिवेंटिंग स्मगलिंग अलॉन्ग द सी रूट्स एक्सेट्रा। अब है कोस्ट गार्ड की बारी। ये जो है वो ओशनिक बॉर्डर को सेव करता है। कोस्ट गार्ड कैरी आउट द टास्क लाइक प्रोटेक्टिंग द फिशिंग ऑक्यूपेशन। बहुत बार ऐसे होते हैं कि कोस्ट जो फिशर्स हैं हमारे, वो बहुत दूर तक चले जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, या फिर इसमें आ जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं। तो उस वक्त कोस्ट गार्ड ऐसे हमारे फिशर्स जो है उनकी हेल्प करता है। ठीक है। अगर कोई जहाज़ भटक गया है तो उसकी हेल्प करता है, कोई अगर समुंदर में अकेला है तो उसकी हेल्प करता है। ठीक है। मार्टिटाइम बॉर्डर को सेव करने का काम, मतलब विद इन अ मार्टिटाइम, मतलब ये कहीं भी नहीं जा सकते। हमारी जो मार्टिटाइम है, हमारी जो लेवल है, उसके अंदर ही कोस्ट गार्ड काम करेगा। प्रिवेंटिंग स्मगलिंग, सी रूट से जो स्मगलिंग होती है उसको प्रिवेंट करना है। द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हेल्प्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस स्टेट्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सेंट्रल CRPF नाम आपने सुना होगा। ये जो CRPF है ये हेल्प करती है एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करने में। अगर किसी इसमें स्टेट में कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई मैटर हो जाए, दंगे फसाद हो जाए, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम, शांतता तैयार करने का काम CRPF करती है। द रैपिड एक्शन फोर्स परफॉर्म टास्क ऑफ ब्रिंगिंग पीपल्स लाइव्स इन नॉर्मलसी बाय मूविंग इन क्विकली एट इंसिडेंट्स ऑफ थ्रेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी सच एज बॉम्ब ब्लास्ट एंड रियॉट्स। रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो लोगों को नॉर्मल करने का काम करती है। कहाँ पे, जहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, राउट्स हो गए, दंगे हो गए हैं, नेशनल सिक्योरिटी को हार्म हुआ है, उस वक्त रैपिड एक्शन फोर्स अपना कमाल दिखाती है। द नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड विद द पर्पज ऑफ इंस्टिलिंग अमॉन्ग द स्टूडेंट ऑफ द लव ऑफ डिसिप्लिन एंड मिलिट्री ट्रेनिंग। NCC तो हमारे स्कूल में भी है, आपने देखा है। NCC क्या करते हैं? नेशनल कैडेट कॉर्प्स ये क्या करते हैं? लोग स्टूडेंट में डिसिप्लिन और मिलिट्री ट्रेनिंग को बढ़ावा देती है। ठीक है, ताकि आगे जाके वो स्टूडेंट डिसिप्लिन और मिलिट्री ट्रेनिंग का काम कर सके। बॉय एंड गर्ल स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस कैन ज्वाइन द NCC। आपको पता है कि हमारे स्कूल के सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स NCC को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे हम रुक जाते हैं, बात का हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।